हाँ क्या हुआ? छी, तुम आगे आके बैठो, इधर आके बैठो। अबे लड़कियों से पंगा कर लेना। मैं खुद भी लड़कियों से डरता हूँ। कब रोने लगे मतलब सरकार ऑफ कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आएगा तो फिर क्या ही मतलब है जीवन का। एसी वैसी तो भैया चलती रहेगी, उधर ध्यान ही मत ले जाओ। चलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? क्वांटम नंबर। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है, और जितना ज़बरदस्त आर्टिकल है उतना ही ज़बरदस्त मैं आपको इसे पढ़ाऊँगा। 100% आपको मज़ा आने वाला है अगर आप पढ़ेंगे तो। नहीं पढ़ेंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, और पढ़ेंगे तो भयंकर मज़ा आएगा। सरकार, क्वांटम नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में? क्वांटम नंबर्स के बारे में, तो सबसे पहली बात कि इनकी ज़रूरत क्यों लगी? तो किसी भी एटम में घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? क्वांटम नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन? कि किस शेल में है, किस सब शेल में है, और किस ऑर्बिटल में है। इसके साथ साथ हम एक चीज और जानते हैं कि उसकी स्पिन क्या है। क्या जानते हैं? स्पिन क्या है। लेकिन इस स्पिन इज नॉट द पार्ट ऑफ पोजीशन। आई बात समझ में? बोलो। तो किसी एटम में घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन के जब हम एग्जैक्ट पोजीशन को जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्वांटम नंबर्स। और स्पिन भी जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? क्वांटम नंबर। तो डेफिनेशन क्या बन गया कि द नंबर, लिखिएगा, द नंबर्स या नंबर्स which represent exact position of an electron in any atom as well as their spin. Numbers which represent exact position of an electron in any atom as well as their spin is called quantum numbers, या are called quantum, is called नहीं होगा, are called quantum numbers, are called quantum numbers। देखो, अगर हम बात करें पोजीशन की, किसकी बात करते हैं? पोजीशन की बात करेंगे तो उसका मतलब है किस शेल में है, फिर उसका मतलब है किस सब शेल में है, फिर उसका मतलब है किस ऑर्बिटल में है। किस में है? किस ऑर्बिटल में है। और बच्चों, चौथी बात जो हम जानते हैं वो क्या है? स्पिन। स्पिन का मतलब होता है अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका स्पिन क्वांटम नंबर +½ माना जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर -½ माना जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, यानी अगर ज्यादातर तो ऐसा होता है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज का कितना मान दिया? +½ के बजाय क्या मान दिया? -½ मान दिया, तो इसका कितना हो जाएगा? +½ यानी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए ही +½ होता है, बट 99.99% क्वेश्चंस में क्लॉकवाइज के लिए कितना कंसीडर किया जाता है? +½ बट इट मे बी -½ फॉर क्लॉकवाइज। बस इतना जानते रहो कि जो क्लॉकवाइज के लिए होगा उसका जस्ट अपोजिट। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, इसके लिए अगर दिख रहा है +3/4 तो उसके लिए क्या हो जाएगा?
या इसके लिए लिख रहा है -3/4, तो इसके लिए क्या हो जाएगा +3। बस केवल अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरूरी नहीं कि हाफ से ही रिप्रेजेंट करे, किसी और डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, कितना %? यस, ठीक है। अब जरा देखें, शेल को ही हम ऑर्बिट भी बोलते हैं और शेल को ही हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। बोलो हाँ। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा कि हम किसी इलेक्ट्रॉन का क्या जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन। उसको जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? क्वांटम नंबर। तो शेल के बारे में जो क्वांटम नंबर जानकारी देता है वो है स्मॉल n। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साथ साथ लिखते रहे, सबशेल के बारे में जो जानकारी देता है उसे क्या बोलते हैं? स्मॉल l। और ये है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, हिंदी में से बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। और ऑर्बिटल के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है उसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब भी हम किसी एटम में घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का क्या जानना चाहते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन, साथ साथ उसका और क्या जानना चाहते हैं? स्पिन। तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? क्वांटम नंबर। एग्जैक्ट पोजीशन से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है। और स्पिन जानने से मतलब है कि वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। इतनी बातें फटाफट लिख दीजिए। लिखने का काम तेजी से करेंगे तो हम लोग हमेशा जीतते जाएंगे। हो गया? हेडिंग डाल दें, रफ्तार बढ़ाइए। अब हेडिंग डाल दीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डाल दिया हेडिंग। पॉइंट नंबर 1, इट डिनोट्स शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। इट डिनोट्स शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। ये किसके बारे में जानकारी देता है? शेल नंबर। तबीयत नहीं सही है? क्या दिक्कत है? तो एसी की वजह से प्रॉब्लम है? बंद कर दो, आगे आके बैठ जाओ। सुन, यहाँ आके बैठो। कोई बैठा है यहाँ? यहाँ आके बैठो, अच्छी बच्ची है। आओ आओ आओ। थोड़ा और देर कर दी होती, कोई बात नहीं। हेडिंग डाल दिया आपने, इट डिनोट्स शेल नंबर, लिख दिया आपने। बोलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जरा लिखने का काम तेजी से करें। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2n² के बराबर। किसके बराबर? 2n² के बराबर। जैसे अगर हम लोग देखें k शेल, k के लिए n की वैल्यू कितना है? 1। तो जरा देखो, 2 × 1 का स्क्वायर कर दोगे कितना आएगा? 2। k शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। l शेल की बात करें तो n किसके बराबर है? 2। ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो हाँ। m शेल की बात करें तो n किसके बराबर हो जाएगा? 3। 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 दूनी 18। k l m n शेल की बात करें तो n कितना हो जाएगा? 4। 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32 हो जाएगा। बोलो हाँ। तो अगर हमें किसी शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम हो
तो हम उस शेल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को गिन सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n²। लिखने का काम साथ में और तेजी से करें। बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n²। ये बात तो हर कोई जानता होगा कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5? 2। थैंक गॉड, नहीं तो आधे लोग कहते थे हाँ 5। कितने होते हैं? 2। ये तो सब लोग जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है। साइंस पढ़ने के लिए इसकी जरूरत है हमको, समझे क्या? ठीक है। कई बार लोग मैं 5 बोलूँ तो 5 कह दे, 6 बोलूँ तो 6 कह दे, ऐसे भी रहते हैं। तो जरा देखें, अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, बोलो तो उल्टा सुनो, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कितने ऑर्बिटल लगेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 2, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 3, सूतूंगा पकड़ के ना, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 4, 16 के लिए ठीक आधा लगेगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल लगते हैं? 4 के लिए 6 के लिए 10 के लिए पक्का ना। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो अगला पॉइंट लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल। किसी भी शेल में जो ऑर्बिटल की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2n²। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक आधी ऑर्बिटल की संख्या होगी कि नहीं होगी? डिवाइड बाई 2 करें n²। इसका मतलब अगर पहले शेल में पूछा जाए कि कितने ऑर्बिटल हैं, तो के शेल में जरा देखो, मैं दिखा देता हूं। पहले शेल में n की वैल्यू 1 है, आवाज नहीं आई। अब किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऐसा मैंने सिखा रखा है कल, ठीक है। और यहाँ देखो कितने हो गए? 1s सबशेल हो गए, बोलो हाँ। यहाँ कितने ऑर्बिटल हो गए? 1s में एक ही तो ऑर्बिटल होता है, बोलो हाँ। अब यहाँ जरा देखो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1 ही आ गया कि नहीं? इसका मतलब फॉर्मूला 100%। रुको रुको, L सब शेल दूसरा है ना, L शेल दूसरा है ना, L के लिए n की वैल्यू 2। दूसरे सेल में कितने सब शेल? 2। कितने? 2। और 2 कौन कौन? 2s 2 की। 2s में एक ऑर्बिटल और p में 3, तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। n की वैल्यू जरा 2 पुट करो, 4 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो m के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3s 3p। 3s में कितने ऑर्बिटल? p में, d में 5 3 8 1 9। यहाँ 3 डालो 9 आया कि नहीं? यानी फॉर्मूला 100% सही है। नोट कर लीजिए। हो गया? समझ में आया? प्रेजेंट रहिए, प्रेजेंट में रहिए, दिमाग भगने ना पाए, जरा सा भी दिमाग भगने ना पाए। इतनी बात हो गई? ठीक है। अब जरा देखो, तुम पढ़ते हो बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में क्या क्या पढ़ते थे? एनर्जी पढ़ते थे, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और क्या पढ़ते थे? -2.18 इंटू 10⁻⁻⁻18 Z² जूल पर एटम। और क्या पढ़ते थे? -313 Z² किलो कैलोरी पर मोल। और क्या पढ़ते थे? -1312 Z² किलो जूल पर मोल। बोलो हाँ। अब जरा देखो, यहाँ पे जो n है, ये सब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम। आप पढ़ते थे रेडियस 0.53 n²/z। आप पढ़ते थे वेलोसिटी 2.18। ये सारे के सारे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम। आप पढ़ते थे एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन, ये सब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम। तो इसका यूज बहुत जगहों पे होता है, समझे कि नहीं समझे? अच्छे से तो लिखिएगा कि स्मॉल n ऑफ
energy comma velocity comma radius of Bohr's atomic theorem is nothing but principal quantum number. Small n of energy comma velocity comma radius of Bohr's atomic theorem is nothing but, बोलो महक, is the principal quantum number. Clear? बोलो. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए. अगला हेडिंग डाल दें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. बच्चों थोड़ा डेप्थ में पढ़ाऊंगा, ध्यानपूर्वक देखना. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करें तो सबसे पहले लिखिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल and it gives information about the subshell. It is represented by small l and it gives information about the subshell. क्या मतलब? It is represented by small l and it gives information about the subshell. ठीक है? ओके. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा for any given value of n, the value of L is from 0 to n minus 1. किसी दिए गए n के लिए L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से n minus 1. तो लिखिएगा for any given value of n, the value of L is from 0 to n minus 1. Ready? For any given value of n, the value of L is from 0 to n minus 1. Ready? लिख दिया. किसी दिए गए n के लिए L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से n माइनस. इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है. अब जरा देखिएगा तीसरा पॉइंट हम लोग ऐसे लिख देंगे. देखो हमारे पास यहाँ L है और यहाँ पे हमारे पास सबशेल है. कौन है? सबशेल है. कौन है? सबशेल. देखो L की वैल्यू अगर 0 होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगी. L की वैल्यू 0 होगी तो S सबशेल के लिए होगी. इसको बताने सेंटा नहीं आएगा, याद रखना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? और P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1. D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, आवाज नहीं आई, 4, H के लिए 5, I के लिए 6, J के लिए 7. बस गलत हो जाएगा. J नाम का कोई सबशेल नहीं होता. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. होता क्या है, ओल्ड केमिस्ट्री में करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में J का इस्तेमाल किया जाता था. इसलिए J नाम का कोई सबशेल नहीं होता. इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो J नाम का कोई सबशेल नहीं होता. J तो I के बाद सीधे क्या आ जाएगा? I के बाद K आ जाएगा. समझे क्या? K. तो K के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 7. नहीं समझे? पता नहीं समझे कि नहीं? बहुत बदमाश बात नहीं, समझला का? ठीक है. और इसको आप नोट कर लीजिएगा. कोई आपसे कहे ऐसा नहीं होता तो आप उससे बहस मत करिएगा. ठीक है. और L सबशेल के लिए क्या हो जाएगा? आई के L 8 हो जाएगा. बोलो हाँ. तो ये वैल्यूज आपको कौन बताने आएगा? सेंटा. ये आपको याद रखना है, नहीं तो इंतजार करते रहो कभी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के आएगा, बताएगा और एग्जाम बीत जाए. प्यारे सरकारों, रफ्तार बढ़ाइए. लिखने का काम बहुत तेजी से करना है. तो क्या स्टार लगा के लिख दोगे कि ओल्ड केमिस्ट्री में J नाम से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? करंट डेंसिटी को. इसलिए J नाम का सबशेल
यूज में नहीं लाया जाता। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलें। ठीक है बच्चों, कुछ फार्मूले हैं जिन्हें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। किसकी? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट l+1 इंटू एच अपॉन 2 बोलो। अब ये बात जानते रहना, h अपॉन 2 को h बार से भी रिप्रेजेंट करता है। नहीं, कई बार बच्चे इसको पढ़ते हैं और ऑप्शन जो दिया रहता है आंसर का वो h बार के टर्म में दिया रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। समझ लगा? ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट l इंटू l+1 इंटू एच बार। चाहे लिखूं इंटू में h बार, चाहे लिखूं h अपॉन 2 दोनों का मतलब क्या है? सेम है बिल्कुल। हो गया? ठीक है, अगले पॉइंट में लिखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। पीछे कहा क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। अरे कैसे ठंडे पड़े हो? अब क्या पढ़ोगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल। तो उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। क्या होता है? 2l+1। प्रूफ करके दिखा दो? दिखा देता हूं, इधर देखो। एक हमारे पास s सब शेल है। अब बोलोगे कुछ? s सब शेल में मिश्रा जी कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होते हैं। बोलो हाँ। ये तो जानते हो ना, तभी तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। ये बच्चा भी जानता है। अब अगर इसको नहीं जानोगे तो फिर हालत खराब है। अब जरा देखो, s की वैल्यू l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0। जरा इसमें डालो तो 2 इंटू 0+1 कितना आ गया? 1। देखो सेम डेटा आया कि नहीं? इसका मतलब फॉर्मूला सही है। चलो अगेन ट्राई कर लेते हैं। किसके लिए? अगेन हम लोग बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मौजूद है किसमें? p सब शेल में। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट p सब शेल, तो फॉर p क्या कह सकते हो तुम? p के लिए तुम कह सकते हो कि कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। So the total number of orbital in p is how much? Is 3. Put the value 2l+1. The value of l for p is 2 into 1+1 is equals to 3. If I am talking about d, we know that total number of electron present in d subshell is how much? 10. So we can say that total number of orbital in d subshell is 5. जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आधा ऑर्बिटल होगा, तो 5 होते। जरा देखो फॉर्मूले पुट करो, 2 into 2+1 कितना हो गया? 4+1 यानी 5 हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबशेल। समझे क्या? बोलो। ठीक है, और जितने ऑर्बिटल होंगे उसका जस्ट डबल। दीवालों को पढ़ा रहा हूं मैं, तो बोलोगे? हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2l+1। लिया लवकर लिया। समझा? अभी तो खैर समझाना नहीं शुरू किया हूँ ज़्यादा। हो गया? ठीक है। ओ बेटा सरकार, हो गया इतना? ठीक है। सबने लिख दिया? यानी हमने लगभग चीज़ों को पढ़ लिया। कुछ बच रहा है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बच रहा है। आगे चले और हेडिंग डाल दीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला हेडिंग क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पॉइंट नंबर 1, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m and it gives information about the orbital
of electron. It is represented by small m and it gives information about the बोलो ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हमें जानकारी देता है किसके बारे में कि किस ऑर्बिटल में मौजूद है इलेक्ट्रॉन. एग्जाम्पल के तौर पे अगला पॉइंट लिख देना. फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एल, लिखते वक्त जिसका छूटता है जानते हो कौन लोग होते हैं? मैं बताऊं, जे पढ़ते वक्त कुछ और उनके दिमाग में चल रहा था प्लानिंग, जिनके दिमाग में अगर पढ़ते वक्त आप कुछ और सोच रहे हैं तो हमेशा आप लिखते वक्त बगल वाले की कॉपी में झांकेंगे. अगर आप लेजर शार्प फोकस तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुने, मैं 2 से 3 बार एक चीज़ को रिपीट करता हूँ, आपको किसी दूसरे की कॉपी में देखने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं लगेगी. तो आप कोशिश करिए अपने और मेरे बीच एक अदृश्य तार से एक जोड़ बनाइए, एक कनेक्टिविटी बनाइए. उसकी बहुत ज़रूरत है. जब आप घर भी रहेंगे तो आप कनेक्ट रहेंगे. वो कनेक्टिविटी का वायर दिखता तो नहीं है बट वो फीलिंग्स के साथ जुड़ा रहता है. यानी मेरी बात सीधे आप तक जाए और कोई दूसरी बात आपके दिमाग में ना चले. इसी स्थिति में 100% इफिशियंसी के साथ काम किया जा सकता है. अगर आप दिमाग में उथल पुथल रख करके क्लास में बैठे रहेंगे तो हमेशा जो है कि बगल वाले की कॉपी में झांका झूकी चलती रहेगी. ठीक है, चलिए तो लेजर शार्प फोकस तरीके से आप बात को सुने. लिखिए जरा कि फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ m इज फ्रॉम -l to +l. किसी दिए गए l के लिए जो m की वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है? इट इज फ्रॉम -l to +l. फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ what? फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ l, द वैल्यू ऑफ m इज फ्रॉम -l to +l. डन? पक्का? कितना % पक्का? ठीक है, अब जरा देखते चले. अगर मान लीजिए कि L की वैल्यू 0 है तो M क्या हो जाएगा? -0 से +0 कुछ होता है? 0 हो जाएगा ना? बोलो. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन अगर L की वैल्यू कितनी है? 1. कितनी है? यानी वो किसके बारे में बात कर रहा है? L0 यानी वो S सबशेल के बारे में बात कर रहा था. और L अगर 1 है यानी वो किसके बारे में बात कर रहा है? P सबशेल. कोई प्रॉब्लम? अब P सबशेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3. कौन कौन? P X, P Y और P Z. P Z को हमेशा बीच में लिखें, बताता हूं कारण. P X, P Y और P. तो जब L की वैल्यू 1 थी तो M कहां से कहां तक जाएगा? -1, 0, +1. कहां से कहां तक जाएगा? तो PZ के लिए M की वैल्यू सदैव कितनी कंसीडर की जाएगी? 0. ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, समझे क्या? यानी PX का +1 हो जाए और PY का क्या हो जाए? -. आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है. अब अगर मैं बात करता हूं किसकी? अगर मैं बात करता हूं गौरपूर्वक, वैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. किसी बुक में ऐसा भी दिया है कि कोई भी वैल्यू किसी के लिए बदल भी सकती है, यानी Z के लिए भी +1 हो सकती है. बट मैं उसको मानने में थोड़ा सा असहज महसूस करता हूँ. मेरी जानकारी के मुताबिक PZ के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. आई बात समझ में? ठीक है. अब आगे चलते हैं. अगर हमारे पास L है और L की वैल्यू कितनी हो गई? 2. इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट D सबशेल. और D सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं. कितने होते हैं? जानते हो? 1, 2, 3, 4, 5. अगर हम इनके नाम की बात करें तो मुझे इतना उम्मीद है कि आपको आना चाहिए. नहीं आता तो अभी सुन लीजिए. DXY, DYZ, DZX और DX2, Y2 और DZ. बट आप जब क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं तो इस तरह से लिखने से बचें. आप DZ2 को हमेशा बीच में लिखें. कहाँ लिखें? तो देखिए ध्यान पूर्वक कि मैं कैसे लिखता हूँ. ये हमारे पास है, देखो 1, 2, 3, 4, 5. बोलो हाँ. तो DZ2 हमेशा कितना हो जाएगा? बीच में, क्योंकि उस Z के लिए M की वैल्यू सदैव कितनी मानी जाती है? 0. तो जैसे देखो L 2 है तो M कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -2, -1, 0, +1, +1,
+2। आई बात समझ में? कितना %? हाँ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? dxy, बोलो हाँ। और ये क्या हो गया? dyz। और ये क्या हो गया? dzx। और ये क्या हो गया? dx²। पक्का ना? तो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल मतलब समझते हो? ये वैल्यू इधर भी जा सकती है, ये वैल्यू इधर भी आ सकती है। हाँ या ना? ठीक है, नोट कर लीजिए इतनी बात। f सबशेल के बारे में हमको मालूम है, f ऑर्बिटल कितने होते हैं ये भी मालूम है, बट f ऑर्बिटल की शेप आज 2024 की जो तारीख है अब तक वैज्ञानिक नहीं जानते कैसा होता है। इसलिए हमें सिर्फ इतना जानना रहता है कि f में टोटल ऑर्बिटल 7 होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 14। अभी क्वांटम केमिस्ट्री की मदद से हम उनके शेप को डिफाइन करने में असफल रहे हैं, इसलिए f ऑर्बिटल के शेप की हमें कोई जानकारी नहीं। जैसे s स्फेरिकल होता है, जानते हो? p डम्बल शेप में होता है और d डबल डम्बल शेप में होता है, बट f कैसा होता है इसके बारे में कोई जानकारी केमिस्ट्री के पास फिलहाल नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझा होगा आपने। ये किसका बॉटल है? अच्छा, नोट कर दीजिए फटाफट। हाँ, पहले काम फिर बात। एक आध बुक में मैंने देखा बट वो मेरे को थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगा। हेड डाउन ना करें बेटा, स्ट्रेट बैठिए। हो गया इतना? तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, पहले से मालूम है आपको? किसको नहीं मालूम है? dxy, dyz, dz², dx², y², और कौन बचा? समझे क्या? या नॉर्मली dxy, dyz, dzx, d² y² और dz², ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। मालूम होना चाहिए 12वीं में आपने अगर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्या? T2G और EG, यानी कि कौन सी थियरी बोलते हैं? स्प्लिटिंग थियरी, क्या नाम है उसका? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थियरी। तो वहाँ बिना इसको जाने क्या किए होगे? बोलो, कुछ नहीं समझा जा सकता। तो ये आता रहना चाहिए। अभी आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और आगे इसके बारे में थोड़ी और बात बता देता हूँ। चलो बहुत तेजी से काम करो, बहुत तेजी से। ऐसे हेडिंग डाल दो, शेप। क्या हेडिंग डाल दो? इधर देखिए, जो एस सबशेल है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? एक्स, वाई और ये क्या हो गया? जेड। तो इसका जो ऑर्बिटल है वो भी कैसा होगा? स्फेरिकल। आई बात समझ में? अब देखो गौरपूर्वक, अगर हमारे पास ये एक्सिस है 3 डायमेंशन में 3, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं z। एक प्लेन बनेगा जिसको x y मिलके बनाएगा। आपको समझ में आता है क्या? प्लेन मतलब समझते हैं? जैसे ये लेंथ और ये लेंथ पे एक पूरी दीवार जैसी बनेगी कि नहीं बनेगी? आवाज नहीं आई। उसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। बोलो हाँ। और ये एक्चुअली ऐसा ऐसे टेढ़ा सा नहीं है, जेड ऐसे सामने आपकी तरफ जा रहा है। बोलो हाँ। अब क्या मैं हवा में कोई लाइन बना सकता हूँ? नहीं बना सकता ना, वो आपको दिखेगा। बोलो, इसलिए मैंने उसको ऐसे तिरछा बना दिया, बट उसका मतलब क्या है? ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये इस तरह से। बोलो हाँ। बाहर के बोलो हाँ। तो जरा देखिए, ये एक्स और जेड ये भी तो आपस में मिलके एक दीवार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड। और ये कौन सा प्लेन हो गया? वाई। ये हमारे पास 3 प्लेन मौजूद रहते हैं 3 डायमेंशन में। किसमें? 3 डायमेंशन वगैरह जानते हो? त्रिविमीय आकार में। बोलो। अब अगर मैं
यहां पर किसी को सुला दूं और उसके घर वाले उसको यहां और यहां ढूंढे तो पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। ये बात समझते हो? पक्का? चलो क्लास में बता देता हूं। इसको कोने को ओरिजिन मान लो, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ये जिस दीवार में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो किससे मिलके बना है? एक्स और वाई से। तो ये एक्स वाई प्लेन में बोर्ड लगा हुआ है, बोलो हाँ। ये जिस दीवार में एसी लगी हुई है ये किससे बन रहा है? वाई से। तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। जिसमें तुम बैठे हो ये किससे बना है? ये एक्स से बना है और जेड से दिया, एक्स जेड प्लेन हो गया। क्लियर? ठीक है। अब अगर बोर्ड यहाँ है तो तुम्हें वहां दिखाई देगा कुछ? बोलो। या अपने पैर के पास देख के पढ़ोगे तो कुछ दिखाई देगा? क्योंकि बोर्ड जिस प्लेन में उधर ही आपको देखना पड़ेगा। तो गौर पूर्वक सुनिएगा, ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? जीरो, उसे नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? जीरो, उसे क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। अभी लिखना नहीं, आगे पढ़ाऊंगा, अभी समझ लो। तो यहाँ पर जरा देखो, ये हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है कि नहीं? भाई चाहे जिस प्लेन में जाओगे हर जगह मिलेंगे कि नहीं? जो स्फेरिकल ज्योमेट्री होगी वो थ्री डायमेंशनल होगी ना, और सर्कुलर 2 डायमेंशनल। ये सब जानते हो ना। तो यहाँ पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, यानी ना तो एक्स वाई और ना ही वाई जेड और ना ही जेड एक्स। यानी यहाँ नोडल प्लेन की संख्या कितनी होती है? जीरो। क्योंकि किसी भी प्लेन में जाओगे तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। बोलो हाँ। दहाड़ के बोलो हाँ। अगर मैं बात करता हूँ पी सबशेल की, इसमें देखो 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है पी एक्स, बोलो कौन होता है? पी एक्स। इसका शेप कैसा होता है? डम्बल जैसा। कितना %? 100%। हमारे पास कितने प्लेन है? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो जरा देखो ये इलेक्ट्रॉन्स किस प्लेन में? एक्स के सिमेट्रिक है कि नहीं? तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो यहाँ देखो एक्स है कि नहीं, और यहाँ पे देखो एक्स है कि नहीं? बोलो। तो लेकिन यहाँ पे एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन। क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन। नहीं समझा? क्योंकि वाई जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कितनी होगी? 0। नहीं समझा? अगर मैं बात कर लूं पी वाई की, किसकी? पी वाई की। जरा देखो ये वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है कि नहीं? कितने प्लेन मौजूद हैं? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। बोलो हाँ। तो जहां जहां वाई मौजूद होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। बोलो हाँ। तो ये नोडल प्लेन हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे मैं बात कर लूं पी जेड की, किसकी बात कर लूं? तो ये जेड एक्सिस है, जहां जहां जेड होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? क्योंकि एक्सिस के सिमेट्रिकल है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो देखो यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ जेड नहीं है। जरा देखो कितने नोडल प्लेन हो गए यहाँ? एक। तो चाहे बात करो पी एक्स की, तो पी एक्स के पास जो नोडल प्लेन है उसका क्या नाम है? वाई जेड। अगर मैं बात करूँ पी वाई की, इसके पास जो नोडल प्लेन है उसका क्या नाम है? जेड एक्स। अगर मैं बात करूँ पी जेड की, उसके पास जो नोडल प्लेन है उसका क्या नाम है? एक्स वाई प्लेन। बोलो हाँ। नहीं समझा? ऐसे ही अगर मैं बात कर लूँ डी सबशेल की, तो डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। बता दे रहा हूँ, वैसे बताता नहीं जल्दी, रिपीटर के बच्चों के मालूम होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे देखो ये x है, ये y है। बोलो हाँ। ये y है, ये z है, और ये z है, ये x है। बोलो हाँ। और ये क्या हो गया? x y, और ये क्या हो गया? ओनली z। तो जरा देखो पहले ऑर्बिटल का नाम क्या है? dxy। क्या नाम है? dxy। ये डबल डम्बल शेप होता है। कैसा? डबल डम्बल शेप। और ये प्लेन के भीतर होते हैं इस तरह से। देखो एक्सिस के अलोंग नहीं होते हैं, ये एक्सिस के बीच में होते हैं। समझ ला का? बोलो। सेंटा बताएगा कैसे होते हैं? ध्यान रखना पड़ेगा कैसा होता है। डी एक्स वाई में जो डबल डम्बल होता है वो एक्सिस के बीच में होता है। बोलो। यहाँ पे भी एक्सिस के बीच में, यहाँ पे भी एक्सिस के बीच में। इसका नाम क्या होगा? डी जेड वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा? डी एक्स जेड या जेड एक्स, कुछ भी बोलो, कोई फर्क। यहाँ देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है वो ऐसा होता है। देखो ये ऐसा एक्सिस के सिमेट्रिकल। कैसे होता है वो? सेंटा बताएगा? याद रखना पड़ेगा। डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है, देखो पी जैसा। बोलो हाँ। कितना %? हाँ। ये है डी सबशेल्स में जो ऑर्बिटल मौजूद है उनका शेप, जिसे बहुत मेहनत से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से जाना गया है। तुमको इससे नहीं मतलब है कि ये कैसे आया,
समझे क्या? पीएचडी थोड़ी कर रहे हो तुम, बोलो। तुमको मतलब है ये कैसा होता है। आई बात समझ में कि नहीं? वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि ये कैसे बना, सिलेबस का पार्ट है ये कैसा होता है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। डबल डम्बल होता है, एक्सिस के बीच में होते हैं dxy dyz और gzx, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz, जहां स्क्वायर लग गया वो एक्सिस के सिमेट्रिकल है, बोलो। यानी अलोंग द एक्सिस है। कहाँ है? अलोंग द एक्सिस। पक्का ना? ठीक है, अब सुनो गौर पूर्वक। कैसे सुनो? गौर पूर्वक। यहाँ कितने प्लेन मौजूद हैं? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। कितने? अब जरा देखो, ये एक्सिस के अराउंड नहीं, ये प्लेन में है। कहाँ है? तो जरा देखो, अगर कोई चीज एक्स वाई प्लेन में है, क्या वाई जेड में रहेगा? नहीं रहेगा। क्या वो जेड एक्स में रहेगा? ना तो वाई जेड में रहेगा, ना ही जेड एक्स में। इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस प्लेन में है? तुम्हें मतलब जहां जहां एक्स है सर वहां वहां रहेगा। वहां तब रहता है जब वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। समझला का? बोलो। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसा बोलना उचित नहीं है। नहीं समझे? तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन हो गए? 2। उनका नाम क्या है? यहाँ जरा देखो, किस एक्सिस में, किस प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या एक्सिस के सिमेट्रिकल है? नहीं। इसका मतलब कि जहां जहां वाई और जेड होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा बोलना अनुचित है कि नहीं? बोलो। क्योंकि एक्सिस के सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक्सिस के बीच में है, यानी कि प्लेन में है। तो अगर कोई चीज जेड वाई प्लेन में है तो कहाँ नहीं है? एक्स वाई और एक्स जेड। बोलो हाँ। अगला जो बनेगा तुम्हारा वाई जेड, उसमें तो है ना? चक्कर आ गया। इधर देखो, सीधे डायरेक्ट लिखूंगा, एक्स जेड में है ना, तो एक्स वाई में नहीं होगा और वाई जेड में। कितना परसेंट? यहाँ देखो एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो एक्स वाई में देखो एक्स आ गया, वाई जेड में देखो वाई आ गया। कितना परसेंट? अब आगे जेड एक्स लिखोगे, देखो एक्स आ गया। तो जहां जहां एक्स और वाई आएगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इस बार जरा देखो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के क्या है? अलोंग है। बोलो हाँ। तो इसका मतलब कि इसमें ना तो ये नोडल प्लेन है, ना ही ये नोडल प्लेन है, ना ही ये नोडल प्लेन है। तो हमें एक बहुत बड़ा चूक हो जाएगा कि इसमें नोडल प्लेन की संख्या कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो, ये तलवार से काट दो ऐसे, एक नोडल, एक प्लेन ऐसा बनेगा। बोलो। ऐसे दीवार बना दो ईंट से। बोलो। क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? पक्का? बट उनका नाम नहीं होगा एक्स वाई वाई जेड जैसा। और एक ऐसे कट कर दो तो यहाँ पे भी जरा देखो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन होते हैं, लेकिन उनका नाम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं है। समझ ला? अब इकड़े बगा, डी जेड स्क्वायर में बहुत इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल प्लेन, रिपीट, The concept of nodal plane is not applicable on dz square. Here conical node is conical node is present. यहाँ पे कैसा नोड होता है? कॉनिकल नोड। समझे कि नहीं? क्योंकि प्लेन चलेन की बात तो तब आती जब, और वैसे भी जान लो तुम, एक ना डी जेड स्क्वायर पे तुम इतना खाली जानते रहो बस, क्या कि डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन जैसी कोई भी बात लागू नहीं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉनिकल नोड। और कितने होते हैं कॉनिकल नोड? नो नोडल प्लेन। नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किसको बोलते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर कॉनिकल नोड कितने हैं? कॉनिकल नोड 2 हैं। समझला का? अब ससुरो, अब तो कम से कम कह दो आ गया। ठीक है। डू यू हैव एनी क्रॉस क्वेश्चन, एनी क्रॉस ओपिनियन? पक्का? अब कहो मून रेड। जोर से बोलो। एस ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन आए? 0। पी में, डी में, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। यानी कि जो होगा एल का वैल्यू, समझ लगा?
यानी कि हम इससे रट तो सकते हैं, देख नहीं सकते। अगर देखना है तो पीछे जो समझाया उसकी मदद लगेगी। बोलो हाँ। एंड दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर dz स्क्वायर। dz स्क्वायर के लिए l की वैल्यू क्या होगी 2, बट हियर 0 नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट। हियर वी स्टडी अबाउट द कॉनिकल नोड, नॉट अबाउट द नोडल प्लेन। अच्छा लगा? पक्का? कि चक्कर आ गया? पक्का? ठीक है, तो ये बातें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? लिखोगे जरूर? थोड़ा रुक जाओ। अभी तो पढ़ाएंगे आपको श्रोडिंगर मॉडल। क्या पढ़ाएंगे? तो वहाँ आपको सब बताएंगे क्या होता है रेडियल नोड, क्या होता है एंगुलर नोड, क्या होता है स्फेरिकल नोड, क्या होता है नोडल प्लेन, क्या होता है नोडल सरफेस। अभी तो बस इतना जान लो कि SPD कैसा होता है और कितना होता है, और एक आध स्टेप आगे जान लो। पानी पिलाओ। लिहला का बाबू बात ना करो, बात की जाती है पान की दुकान पे कि और बे तेरे सट्टे पे क्या हाल चाल चल रहा है आज, तैने किस टीम पे लगाया है? हाँ? क्लासरूम में बात की जाती क्या? धड़ाधड़ लिखो, धड़ाधड़। कह नहीं पड़ेगी, कह नहीं पड़ेगी। तो दोनों चलेगी ना। चलो खींचो। हो गया? ठीक है। बात नहीं।
इसमें जब आप देखेंगे, देखिए एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो एक्सिस के कहाँ है, बीच में। तो यानी एक्चुअली वो प्लेन में है। तो कोई चीज़ एक्स वाई प्लेन में है तो वो वाई जेड या जेड एक्स में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड, ये जिस प्लेन में है वो कौन सा है, मान लो एक्स और वाई, तो क्या ये बोर्ड तुम्हें इस प्लेन में मिल सकता है, नहीं। इसलिए अगर एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन है तो बाकी प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। हो गया, तेजी से लिखो। नोट लगा के लिखिएगा कि इन केस ऑफ डी जेड स्क्वायर वी स्टडी अबाउट रेडियल नोड, सॉरी कॉनिकल नोड, नॉट अबाउट द नोडल प्लेन। In case of dz square, we study about conical node, not about the nodal plane. उसका कोई नाम नहीं है, प्लेन है वो एक। आई बात समझ में? लिखो धड़ाधड़। हो गई बात? तो ठीक है, ये लिखो, देखो ऐसे लिख देना, देखो ऐसे SPD बोलो। यहाँ पे लिखना नोडल प्लेन और यहाँ पे क्या लिख देना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर हम लोग बात करते हैं S के लिए, नोडल प्लेन कितना है S के लिए, दहाड़ो जल्दी। और अगर P की बात करें तो, और अगर D की बात करें तो, पक्का। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर S के लिए, और P के लिए, और D के लिए। इससे पता लग रहा है कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। डी जेड स्क्वायर में ये बात सच नहीं होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी जो सबशेल का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होगा वही ऑर्बिटल का नोडल प्लेन होगा। आगे लिखे, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर dz स्क्वायर, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर dz स्क्वायर। लिख दिया इतना, बोलो। चलो ठीक है, हमारा थोड़ा टाइम इधर वेस्ट हो गया। अब आते हैं, हाँ बेटा इधर देखो, इधर देखो, बात ना करो। आते हैं आगे, काम बढ़ाते हैं, ठीक है, रेडी? अब जरा देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले लिख दीजिएगा टाइप 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइप 1 लिखिएगा। कैलकुलेट द ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ, calculate the all 4 quantum number of number 1 25th, number 2 outermost, और number 3
17th इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, 25th आउटर मोस्ट एंड 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। किसके किसके लिए बात कर रहा है हमें? 25वें बोलो, और आउटर मोस्ट और 17वें, और साथ साथ 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए किसके? जिंक के। क्या निकालना है? चारों क्वांटम नंबर्स निकालने। क्या निकालने हैं? चारों क्वांटम नंबर। बोलो, रेडी हो? ठीक है, इधर देखो, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आवाज नहीं आई। जिंक का एटॉमिक नंबर अगर 30 होता है तो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। क्या करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में 4s2, 3d10। बोलो हाँ। तो चलो हम लोग गिन डालते हैं एक तरफ से। देखो जरा, सबसे पहले कहता है 25वां इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। तो 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20। फिर इसमें जाएगा ना सबसे लास्ट में। बोलो हाँ। तो 25वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 3d में। कहाँ पे है? रेडी? कितना परसेंट? हाँ, 100%। पक्का? तो जरा गौर पूर्वक देखना। अब हम इसको अगर ऐसे बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 3d10 है ना। अब जरा देखो, ये 20 हो गया, 21 22 23 24। बोलो हाँ। ये रहा तुम्हारा 25वां इलेक्ट्रॉन। बोलो, बाकी के सब एज इट इज बना दो। ये रहा तुम्हारा 26 27 28 29 30। तो 25वें इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो विच वन इज द 25th इलेक्ट्रॉन? 25th इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। हाँ या ना? किसको नहीं समझा ये बात? पक्का? ठीक है, अब जरा देखते रहो। इसके साथ इसके लिए n की वैल्यू क्या है? किस शेल में है 25वां इलेक्ट्रॉन? तीसरे। क्योंकि 3d सब शेल तीसरे शेल में आता है ना। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबसे शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर। तो देखो, जो इसके सामने लिखा वही सेल नंबर है। देखो ये क्या लिखा है? 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कितनी आ गई? 3। l क्या क्या हो सकता है? किसी दिए गए n के लिए l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। 0 1 2। बोलो हाँ। ये पॉसिबल वैल्यू है, बट सही क्या होगा? जरा देखो, इलेक्ट्रॉन किस में है? d में। तो d के लिए l की कौन सी वैल्यू सही होगी? 2। l की 2 वैल्यू सही होगी। बोलो हाँ। अगर m की बात की जाए तो जरा गौर पूर्वक देख लीजिए। m की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति है ना, या ऊपर लिखा हुआ, चलो इसी बना देता हूँ। ऊपर तुमने ऑर्बिटल डायग्राम बना रखा है ना, इधर देखो। तो m किसी दिए गए l के लिए m कहां से कहां तक होता है? -l से। तो इसके लिए m की वैल्यू +2। बोलो हाँ। कितनी हो गई? नहीं समझा? इसकी स्पिन कैसी है? क्लॉकवाइज। तो +½ मान ले। जरूरी नहीं +½ दिया हो, -½ दिया हो तो वो भी सही माना जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? और +½ -½ दोनों नहीं दिए रहेंगे। अगर दोनों दिए हैं तो +½ ही सही है। बोलो हाँ। नहीं समझा? तो अब जरा देखो, n, l, m, s क्या आ गया हमारे पास? 3, 2, 2, +½ हो गया। बोलो हाँ। यानी इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है और l की वैल्यू 2 है, यानी d सब शेल में है। जोर से। m की वैल्यू 2 है, यानी इस वाले ऑर्बिटल में देखो, dxy dyz dz², dzx, और ये dx² y²। देखो ये इससे xy से कन्वर्टेबल होगा ना। तो जहाँ xy है तो यहाँ भी लास्ट वाला मैंने क्या कर दिया? x² y²। नहीं समझा? सेम प्लेन की चीजें आपस में इंटर कन्वर्टेबल रहेंगी। तो देखो इसके लिए कितना आ गया? 2 आ गया ना। आवाज नहीं आई? तो देखो ये क्या बता रहा है? m की वैल्यू क्या बता रहा है? dx² y² ऑर्बिटल में है। बोलो। और s +½ बता रहा है कि उसकी स्पिन क्या है? क्लॉकवाइज। तो एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है नहीं? तीसरे सेल में d और dx² y² ऑर्बिटल में विथ स्पिन क्लॉकवाइज। नहीं समझा? ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है? कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर 4s में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आउटर मोस्ट
आई एम नॉट टॉकिंग लास्ट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा 4s पे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा 3d में। ध्यान से समझिए क्या बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जाता भले लास्ट वाला 3d में है, बट सबसे बाहर की तरफ कौन होता है 4s। क्या हुआ, कैसे चेहरे पे कंफ्यूजन आ गया। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। समझे क्या? कितना परसेंट? हाँ ठीक है, बुद्धि खोल के रखें। ठीक है, इधर देखिए, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां होगा ना? बोलो। तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू, s के लिए l कितना होगा 0, और l 0 हुआ तो m भी 0। तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन ये देखो, ये वाला होगा, ये उसके बाद ये वाला होगा ना सबसे बाहर। बोलो कितना परसेंट? हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैसे दोनों को कह सकते हैं, तो लास्ट से ज्यादा अच्छा है अपन उसको क्या बोले, नहीं सॉरी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोला है ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस ऑर्बिटल में 2 हैं। बोलो हाँ। तो n l m इनके लिए सेम होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो s क्या आ जाएगा -12। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो s कितना आ जाएगा प्लस। नहीं समझा? किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है? किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना है? ठीक है, अगला क्या कहता है 17वां इलेक्ट्रॉन। तो देखो इधर देखो, चौथे सेल में है कि नहीं आउटर मोस्ट? एस सब सेल में है कि नहीं? एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और देखो अगर उसकी बात करें तो क्लॉकवाइज, और अगर उसकी बात करें तो बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ पक्का? ठीक है, अब हमसे कहता है 17वां इलेक्ट्रॉन। देखो उसको भी फोड़ देते हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, 17वां इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। n की वैल्यू, इसके सामने क्या लिखा है 3 लिखा है ना, और l की वैल्यू डायरेक्ट बोलो, p के लिए l कितना होता है अभी बताया कि नहीं बताया? अब जरा देखो गौर पूर्वक, m की वैल्यू थांबा -1 0 +1 होगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 कहो हाँ। अब जरा देखो, ये हो गया 13, बोलो, ये रहा 14, ये रहा 15, ये रहा 16 कहो हाँ। नहीं समझा? ये रहा 17 कहो हाँ, और ये रहा 18। तो ये व्हाइट वाला क्या हो गया 17वां इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं व्हाइट वाला? नहीं समझे? m की वैल्यू कितनी हो गई, और स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो गया? अब बताओ। नहीं समझा? ये एक टाइप है, लिखो फट से। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करवाएंगे ZN तो S से निकलेगा। बिल्कुल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता भले D में है, बट निकलेगा किसमें से? S से, क्योंकि निकलने के लिए जाने से कोई मतलब नहीं है, निकलेगा वहां से जहां पर न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या होगा, कम। समझ में आया है? वो समझने की प्रक्रिया वही सुनते वक्त होती है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं। खूब गौर से जो सुनेगा वो खूब बढ़िया से लिखेगा, खूब बढ़िया से समझेगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि किसी फला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालो, चारों क्वांटम नंबर। हो गया? लिखते चले फटाफट।
टेस्ट को स्टूडेंट आएगा हाँ बेटा, मंडे बट ऑब्वियस तो इसके क्वेश्चन आप हाँ भेज दूंगा। हाँ अबे एक ही तो चैप्टर है सालों, उसमें भी इतना पूछ रहे हो। सर 2 तारीख को होगा कि मंडे को होगा हमारा वीकली होगा कि 18 को? वीकली होगा, एक तरह से वीकली ही रहेगा वो। हो गया? अरे यार टाइम ना पास करो, लिखिए जरा। कैलकुलेट द value of all 4 quantum number for the unpaired electron of chlorine. Calculate the value of all 4 quantum number for the unpaired electron of chlorine. Calculate the value of all 4 quantum number for the unpaired electron of chlorine. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा? 3s2 3p दहाड़ के 3s2 3p5। अब अनपेयर सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही 3p में होगा। गौर पूर्वक देख लीजिएगा, 1 2 3 और 4 और ये क्या हो गया बच्चों? 5। ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहो हाँ। अब जरा देखो, ये n की वैल्यू इसके लिए कितना है? 3 है। l कितना है? p के लिए l कितना है? पक्का ना? ये तो फिक्स हो गया। अब m क्या हो जाएगा? -1 0 +1। इसके ऊपर क्या लिखा है? 0। तो m कितना हो गया? 0। और इसका s कितना हो जाएगा? समझ लगा? सॉरी अनपेड, हाँ ठीक अनपेड ये वाला है ना, सॉरी। अरे थामा, ये -1 0 +1 और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये है ना, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1। और s कितना हो जाएगा? +1। n, l, m, s कितना हो गया? 3, 1, +1, +1। हो गया? सबका हो गया? लिखिएगा, कैलकुलेट द वही ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर द outermost electron of copper. Calculate the all 4 quantum number of the outermost electron of copper. देखें, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा। 4s2 3d9, फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है 4d10 3d10 4s1 हो जाता है। वो हमसे बात कर रहा है किसकी? आउटर मोस्ट। किसकी? आउटर। अपनी खिचड़ी अलग मत पकाएं, एक साथ खिचड़ी पकाएं, नहीं तो बाद में फिर समझेगा नहीं चीजें। इधर देखें, कनेक्ट रहें, क्लास के साथ चलें। ये बहुत गंदी हैबिट होती है क्लास के साथ ना चलने की। देखिए इधर देखिए, इसकी बात कर रहा है वो हमसे, कहो हाँ। अगर इसके लिए n की वैल्यू देखोगे कितना है? 4। l कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन s में है। और l 0 हो गया तो m भी कितना हो जाएगा? 0। और एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज होगा, तो s कितना हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो गया? n, l, m, s 4, 0, 0, +8। ये पहला टाइप था। तो आपको किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं पूछेगा और उम्मीद करता हूं आप उसको अब निकाल लेंगे। ठीक है।
सर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछता तो वैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पूछता तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 3D। तो 3D10 कंसिडर करेंगे। 3 है बिल्कुल। हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, टाइप 2। तुम्हें n+l की वैल्यू दी रहेगी। क्या दिया रहेगा? और तुमसे पूछेगा शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। ये 4 चीजें पूछता है। जैसे तुमसे पहले केस में दिया है, मान लो n+l = 7। कितना दिया है? और कह रहा है कैलकुलेट नंबर 1 कह रहा है नंबर ऑफ शेल, नंबर 2 कह रहा है नंबर ऑफ सब शेल, बोलो हाँ, और नंबर 3 कह रहा है नंबर ऑफ, बोलो, ऑर्बिटल, और नंबर 4 कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप फटाफट कुछ ना करें, सबसे पहले n+l लिख दें, फिर एक कॉलम में आप सबसे पहले शेल लिख दीजिए, फिर एक कॉलम में आप क्या लिख दीजिए? सब शेल लिख दीजिए, फिर एक कॉलम में आप क्या लिख दीजिए? ऑर्बिटल लिख दीजिए, फिर एक कॉलम में आप क्या लिख दीजिए? इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान पूर्वक देखना, n+l को 7 करना है? बोलो ठीक है। जब n 7 था और l 0 तो n+l 7 हो सकता है। जब n 6 हो l 1 हो तो भी हो सकता है। ये 5 और ये 2 और ये 4 और ये 3 और ये 3 और ये 4, बोलो, और ये 2 और ये 5। अगर देखो ध्यान से तो बाकी कॉम्बिनेशंस क्या होने लगे अब यहाँ से? गलत। पूछो क्यों? L हमेशा n से छोटा होगा। L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से। तो L हमेशा क्या होगा? छोटा होगा n से। बोलो, n की वैल्यू 3 होगी तो L क्या क्या हो सकता है? 0 1 2, क्या 3 हो सकता है क्या? आई बात समझ में? तो यहां जरा देखो, n कितना था और L कितना हो गया? तो L तो n से बड़ा हो गया, मीन दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ n कितना है और L कितना हो गया? दिस कॉम्बिनेशन इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जरा देखो, शेल की बात की जाए तो n शेल को बताता है ना, यानी ये 7वां सेल है। बोलो हाँ। 7वां सेल एक सेल होता है। 7वां, अगर मैंने बोलो 7वीं लड़की यहाँ से आए तो 7 लड़की आ जाएंगी कि 1 लड़की आएगी? ठीक है, तो ये 7th लिख देता हूँ। ये कौन सा शेल है? 6, ये 5th और ये 4। तो टोटल नंबर ऑफ शेल में लोग जोड़ देते हैं सब, कि 6 4 10 5 15 और 15 5 20 2 22। 22 नहीं होगा, कितना शेल होगा? 4। 7वां सेल स्वयं में एक सेल है। अबे समझा कि नहीं समझा? यहाँ बोलते तीसरा लड़का आ जाए तो 3 लड़के आ जाएंगे। 7th सेल का मतलब एक सेल, 6th सेल का मतलब एक सेल, 5th सेल का मतलब एक सेल, 4th सेल का मतलब एक। तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, तो टोटल कितने हो गए? 4। आगे बात करेंगे सबशेल की। किसकी? ठीक है, सबशेल की बात करेंगे तो सबशेल में जरा देखिए, L किसकी जानकारी देता है? बोलो ना। ठीक है, तो यहाँ जरा देखो, ये S है, ये तो कुल कितने सबशेल हो गए? पक्का ना? ठीक है, पक्का? ठीक है, ये 7वें सेल का एक सबशेल है, ये 6ठे सेल का एक सबशेल है, ये ठीक है। ऑर्बिटल S में कितने ऑर्बिटल? P में, D में, इसमें, तो ये तो जोड़ना पड़ेगा ना, संख्या है ना ये। तो 7 3 10 और 16। और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल का जस्ट डबल होता है। तो कितना हो गया? समझ लगा? नोट करो।
कुछ समझ में आया सरकारों? अब देखो कैसे फोड़ता हूँ। कितना टाइम बचा है हमारे पास? 2 मिनट। ठीक है, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन खुद से कर दो। n प्लस एल इक्वल्स टू 8 है। निकालो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। पिछला क्वेश्चन सबने नोट कर लिया था? ठीक है, कि जिसका बचा हो अब लिख ले, और जिसने कर लिया है वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करे। सरकार समझ में आया है? n प्लस एल की वैल्यू इस बार कितना है हमको एज्यूम करना है? 8। शेल 5, सब शेल 5, ऑर्बिटल 25 और इलेक्ट्रॉन 50। हाँ, कुछ भी 4 सेल 4 सब सेल। 8 प्लस 0, 7 प्लस 1, 6 प्लस 2, 5 प्लस 3। बोलो हाँ। अब यहाँ 4 और प्लस 4 अगर किए तो बात बिगड़ जाएगी कि नहीं? L इज ऑलवेज लेस देन n। L की वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक होती है। समझला का? तो ये कॉम्बिनेशन जिसने लिया वो समझ लो गलत कर दिया। तो मेरे पास यहाँ शेल कितने आ गए? 8 और 7 और 6 और 5। तो टोटल शेल 1 2 3 4 हो गए। अब बात आती है कि सब शेल की। तो सब शेल कौन कौन हो गया? S P D F। तो कितने हो गए? 4। ऑर्बिटल अगेन उतना ही। ऑर्बिटल कितने हो गए? पक्का ना? 1 3 5 7। और इलेक्ट्रॉन जितना ऑर्बिटल उसका जस्ट डबल क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। समझे क्या? पक्का? तो मेन जो हिटिंग पॉइंट है वो ये है L की वैल्यू n के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज लेस देन L की वैल्यू इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू n-1। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तीसरा एक टाइप ऐसा आएगा, देखो टाइप 3 लिखे फट से, कि which of the following set is not possible। इस तरह से आएगा, देखिए which of the following set is not possible। इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1 और s की वैल्यू +12। दूसरा दिया है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +2 और s की वैल्यू -12। तीसरा दिया है n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, s की वैल्यू -12। और चौथा दिया है n = 4, l = 0, m = 0, s = +12। सेकंड वाला। पक्का ना? क्योंकि l के 1 होते हुए m कभी भी 2 द वैल्यू ऑफ m इज फ्रॉम -l टू +l। ये बात सबको पकड़ में आई क्या? इस तरह से दिया रहेगा, उसमें आपको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि किसमें गड़बड़ कर रहा है वो। गड़बड़ी पे जैसे n 3 है तो l 2 हो सकता है ना, और l 2 है तो m-1 भी हो सकता है, क्योंकि -2 -1 आ गया कि नहीं -1, और +12 हो सकता है क्लॉकवाइज के लिए। अगर ये n 4 है तो l 2 नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, और l 2 होगा तो m 2 नहीं हो सकता। -2 -1 0 +1 +2 कितना %? हाँ, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसा और क्वेश्चन बनाने का कोई बहुत खास औचित्य नहीं है। बोलो हाँ, दहाड़ के बोलो हाँ। पक्का ना? तो जितनी चीजें आज कराई गई उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। पक्का ना? ठीक है, आज के इतना पर्याप्त।